जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं पर कहर बनकर टूट पड़ी बिहार पुलिस। लाठीचार्ज में भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर बवाला, धरने पर बैठे बीजेपी नेता। उधर ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा तुम मुझे गाली दो और मैं तुम्हारी पूजा करूं। उधर जयंत चौधरी को मनाने की भाजपा की कोशिश हो गई नाकाम, विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में लेंगे हिस्सा। तो वहीं दिल्ली में बाढ़ के बाद नोएडा में भी स्कूल बंद रखने का फैसला, प्रशासन ने जारी किया आदेश। तो उधर सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी तो 26/11 जैसे हमले के लिए रहे तैयार, पुलिस को आया धमकी भरा फोन। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की बड़ी मांग, कहा महाराष्ट्र में लागू हो राष्ट्रपति शासन। तो वहीं आ रही जल प्रलय गंगा यमुना ही नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी तबाही मचाने को बढ़ रही आगे। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गांधी मैदान से विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना पुलिस कहर बनकर टूट पड़ी और जमकर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसी क्रम में भाजपा के कार्यकर्ता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विजय कुमार सिंह जहानाबाद के जिला महामंत्री थे। पटना पुलिस के लाठीचार्ज में वे घायल हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार घायल होने के बाद बीजेपी नेता को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। भाजपा कार्यकर्ता की मौत की पुष्टि पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की है। आपको बता दें कि पुलिस रुक रुक कर लगातार लाठीचार्ज करती रही। इस दौरान कई बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी गंभीर चोट लगने की खबर है। तो वहीं मार्च में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी, राम कृपाल यादव समेत कई नेता भी साथ चल रहे थे। इन नेताओं में भी कुछ को चोटें लगने की खबर है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के गांधी मैदान से विधानसभा मार्च के दौरान पटना का डाक बंगला चौराहा गुरुवार को रण क्षेत्र में बदल गया। शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बिहार की पुलिस के जवानों ने बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई। इस दौरान कई बीजेपी विधायकों और सांसदों पर भी लाठियां बरसाई गईं। यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा गया। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा तुम मुझे गालियां दो और मैं तुम्हारी पूजा करूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम एक साथ नजर आ रही हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में तीनों ही दलों में दरारें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी है कि वो विपक्षी एकता के चलते दोनों दलों को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहती। साथ ही उन्होंने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के जिम्मेदारों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा इन दोनों दलों का नाम भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी एकता की बातचीत का हवाला देकर कांग्रेस और सीपीएम के बारे में खुलकर बोलने से बच रही हैं। बुधवार को उन्होंने आरोप लगाए कि राम, साम और वाम यानी भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में हुई हिंसा के जिम्मेदार हैं। आंकड़े बताते हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे यहां पर गालियां दें और मैं वहां पर आकर आपकी पूजा करूं, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं तभी जवाब दूंगी जब मुझे कोई वास्तविक सहयोग नजर आएगा। आपको बता दें कि 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरे दौर की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। फिलहाल चर्चाएं हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का संयोजक बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, जयंत चौधरी को मनाने की भाजपा की कोशिशें हो गई नाकाम, विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में लेंगे हिस्सा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जयंत चौधरी को पटाने की भाजपा की कोशिशें नाकाम हो गई हैं और वे विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने के लिए 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच बढ़ती दूरियों के बीच भाजपा कोशिश कर रही थी कि छोटे चौधरी उसके पाले में आ जाएं और पार्टी के मिशन 80 को सफल बनाने में अपना योगदान दें। लेकिन फिलहाल छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी ने विपक्षी खेमे में ही रहने का निर्णय किया है। विपक्षी दलों की एकता के बीच माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में भाजपा को सीटों का नुकसान हो सकता है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक के राज्य शामिल हैं। यही कारण है कि भाजपा ने अपने उन सभी गढ़ों को पूरी मजबूती से संभालने की रणनीति बनाई है जहां पर उसे 2014 और 2019 में अच्छी सफलता मिली थी। इसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी वजह से जयंत चौधरी को भाजपा अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जयंत चौधरी को पटाने की भाजपा की कोशिशें नाकाम हो गईं और जयंत चौधरी विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में अब हिस्सा लेंगे।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बाढ़ के बाद नोएडा में भी स्कूल बंद रखने का लिया गया फैसला, प्रशासन ने जारी किया आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई। यमुना का पानी 208.46 मीटर ऊपर बह रहा है। प्रशासन यमुना नदी में जलस्तर के पल पल का लगातार अपडेट दे रहा है। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी से पैदा हुई समस्या को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को रविवार तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा है। बता दें कि बारिश के बाद जल भराव की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में निकासी नहीं होने से बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। डीएम ने फैसला यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है। आदेश के मुताबिक 14 जुलाई को नोएडा में भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि शहर में जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। कुछ इलाकों में पानी सड़क से कई फुट ऊपर बह रहा है। पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण शहर पानी पानी हो गया है। अगली बड़ी खबर, आतंकियों ने पुलिस को फोन करके दे डाली बड़ी धमकी, कहा सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी तो 26/11 जैसे हमले के लिए रहें तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली जिसमें 26/11 हमले जैसा आतंकी हमला करने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने उर्दू में बात करते हुए कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। फोन करने वाले ने आगे 26/11 जैसा आतंकवादी हमला करने की धमकी दी। फोन करने वाले ने कहा कि अगर हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम को ये कॉल 12 जुलाई को मिली थी जिस पर जांच चल रही है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे धोखाधड़ी कॉल करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस कॉल को लेकर हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। ऐसा किसने फोन किया इसका सत्यापन किया जा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर नामक एक युवती ने बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था और वो अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही थी। सचिन मीणा ने कहा कि उसके परिवार ने सीमा को उसके बच्चों के साथ स्वीकार कर लिया है। सचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसकी पत्नी सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता देने का भी आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की बड़ी मांग, बोले महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करा, लागू हो राष्ट्रपति शासन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य में प्रशासन के ठप पड़ने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत बर्खास्त करा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेमौसम बरसात के बावजूद किसानों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ दल मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है, जल प्रलय, गंगा यमुना ही नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी भी तबाही मचाने को बढ़ रही आगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में नदियों के उफान से जो तबाही मची हुई है वो तो अभी कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों की 11 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहकर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, वो किसी बड़े जल प्रलय की आशंका को ही जन्म दे रही हैं। देश में बाढ़ पर नजर रखने और हालात को लेकर पूरी तैयारियां रखने वाले केंद्र मंत्रालय के पास पहुंच रहे आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग राज्यों की 11 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ये नदियां जहां उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में बह रही हैं, वहीं कुछ नदियां बिहार, असम, पश्चिम बंगाल समेत उनके करीबी राज्यों में खतरे के निशान से ऊपर खतरनाक ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रही हैं। केंद्र ने संबंधित राज्यों को न सिर्फ अलर्ट पर रखा है बल्कि जिम्मेदार एजेंसियों को भी तैनात कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे की सेना कांग्रेस गुट को भी दे रही एनडीए का न्योता, उद्धव ठाकरे के 4 और एमएलए तोड़ने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बीच उद्धव ठाकरे गुट में एक बार फिर दरार पड़ने की अटकलें हैं। खबर है कि 4 और विधायक उद्धव का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के साथ जा सकते हैं। पहले ही शिवसेना यूबीटी से 2 विधायक शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। इसी बीच शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी के गुट को भी सरकार में आने का न्योता
न्योता दिया है। महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव कैंप के 4 और विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि ये 4 विधायक कौन हैं। हाल ही में एमएलसी रही नीलम गोरे ने शिंदे कैंप का दामन थाम लिया था। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहेंगे। और बड़ी खबर, तीसरे चंद्र मिशन के लिए इसरो तैयार। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन हो गया शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे चंद्र मिशन के लिए इसरो पूरे तरीके से तैयार है। इस बात की जानकारी इसरो ने ट्वीट करके दी है। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण होगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। आपको बता दें कि आज रवाना होने वाला चंद्र मिशन वर्ष 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम पथ विचलन के चलते सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। यदि इस बार इस मिशन में सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में पुलिस के लाठीचार्ज के मुद्दे पर जमकर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। बोले ऐसा कृत्य करने वाली सरकार को जनता उखाड़ फेंकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी इन दिनों आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। गुरुवार को कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बीजेपी का राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे से विधानसभा तक मार्च था। मार्च के दौरान पुलिस से बीजेपी नेताओं की झड़प हो गई। इस झड़प में कई बीजेपी नेताओं को गंभीर चोटें लगी हैं। इस कार्रवाई पर विपक्ष के निशाने पर अब नीतीश सरकार आ गई है। वहीं इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि ऐसा कृत्य करने वाली सरकार को जनता उखाड़ फेंकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि विपक्ष के अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सड़क पर उतरे बीजेपी के साथियों पर सरकार की ओर से की गई दमनकारी कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं। प्रदर्शनकारियों पर हमला जनतंत्र पर हमला है। लगभग सभी आंदोलनकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई सरकार के लिए रोजमर्रा में शामिल हो गई है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब ऐसा कृत्य किसी सरकार के रोजमर्रा में शामिल हो जाए तो जनता उसको उखाड़ फेंकती है। अगली बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी नेता की मौत पर गरमाई राजनीति। चिराग पासवान बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं कि कार्यकर्ता का क्या कसूर है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी पटना की सड़कों पर पुलिस के लाठीचार्ज से बीजेपी नेता विजय सिंह की गुरुवार को मौत हो गई। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के तमाम नेता नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने जहानाबाद के बीजेपी के जिला महामंत्री विजय सिंह पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं इस घटना पर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिस ने बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे बीजेपी के निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं कि इन कार्यकर्ताओं का क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि ये बिहार में अघोषित आपातकाल है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। अगली बड़ी खबर, बाढ़ के कारण पीने के पानी को भी तरसेगी दिल्ली। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए बंद, 25% सप्लाई होगी प्रभावित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यमुना के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी की वजह से राजधानी में रहने वाले लोग चारों तरफ से कई तरीके की परेशानियों में घिर गए हैं। एक तरफ बारिश से दिल्ली के अधिकतर रिहायशी इलाके और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के 3 बड़े वाटर संयंत्रों के बंद होने से दिल्ली वालों के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। दरअसल यमुना में बाढ़ की वजह से राजधानी के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने की वजह से दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में फ्रांस ने बिछाई रेड कारपेट, प्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं, जहां ओरली हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पेरिस में एक होटल के बाहर उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया। आपको बता दें कि फ्रांस ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाई थी। यहां पहुंचने के तुरंत बाद पीएम
पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं पेरिस पहुंच गया हूं। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हूं। आज मेरे विभिन्न कार्यक्रमों में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी शामिल है। आपको बता दें कि फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया गया। अगली बड़ी खबर, इस बार बैक सीट पर जाएंगे रमन सिंह। पहली बार छत्तीसगढ़ में बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी भाजपा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदलती नजर आ रही है। खबर है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के इस बार मैदान में उतरने का फैसला किया है। साथ ही संभावनाएं जताई जा रही है कि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह को इस बार बैक सीट पर भेजा जा सकता है। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी ने हाल ही में प्रदेश इकाई में कई बड़े बदलाव किए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पार्टी इतिहास में पहली बार राज्य में बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने समावेशी नेतृत्व के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने भी ले लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके बाद से ही लोग अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इस बीच राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो सचिन पायलट को मौका मिल सकता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि अशोक गहलोत अब उम्रदराज हैं और पार्टी सचिन पायलट को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकती है। दरअसल प्रदेश के सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के उतरना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ में लाने की रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए पार्टी प्रदेश के कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करना चाहती है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह साफ कर दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद ही तय किया जाएगा कि इस बार प्रदेश की कमान किस नेता को दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 200 के पार पहुंची टमाटर की कीमत। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आज से मोबाइल वैन में बिकेगा सस्ता टमाटर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की तरफ से दिल्ली एनसीआर वालों को राहत देने वाली खबर आई है। पूरे देश में टमाटर की कीमतें बढ़ी हुई हैं। इस बीच एनसीसीएफ के अधिकारियों ने ऐलान किया है कि जनता को राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वैन के माध्यम से 90 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि नोएडा में रजनीगंधा चौक स्थित एनसीसीएफ कार्यालय में और ग्रेटर नोएडा और अन्य स्थानों पर मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर बेचे जाएंगे। सहकारी समिति लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे अन्य शहरों में भी बिक्री शुरू करेगी। सहकारी समिति एनसीसीएफ और नेफेड को केंद्र सरकार से टमाटर बेचने का आदेश मिला है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत 200 रुपए को पार कर गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।